अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबा किराम, कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ्स वीडियो सीरीज़ में एक लेक्चर आपको डिलीवर हो चुका है और फर्दर मोर लेक्चर्स का आपको यकीनन वेट होगा। तो आइए आज हम अपने दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, ये टॉपिक आपसे डिस्कस किया जा रहा है। मैट्रिसेस क्या होते हैं, कॉलिब क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आपने जानी और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को भी आपने ये स्टडी कर लिया था। आज मज़ीद इसमें जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं वो लेकर चलता हूँ मैं, और बाद में उसकी एक्सरसाइज पे एप्लीकेशन देखेंगे कि एक्सरसाइज में जाकर के हम मैट्रिसेस को कैसे अरेंज किया जाता है और डिफरेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर्स को पहचानेंगे। आफ्टर दैट एक और डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, फिर उसको एक्सरसाइज 1.1 पे अप्लाई करेंगे। तलबा किराम, चलिए फिर इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स से आगे बढ़ते हैं। तो आपने जाना था कि मैट्रिसेस जो होते हैं ये क्या हैं, ये रियल नंबर्स को रॉज एंड कॉलम्स में शो करना है, रॉज एंड कॉलम्स में। तो मेरे पास सिंध बोर्ड मैथमेटिक्स है, इसमें एक एग्जांपल है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। राशिद और ज़फ़र ये दो बॉय हैं। पेरेंट्स ने इनको ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा पर ये पॉकेट मनी दी है और हर बच्चा जो है वो ईदी लेता है। अब राशिद को उसके फादर ने मनी गिफ्ट की है, राशिद को उसको 375 रुपीज़ फादर से मिले और उसको 415 रुपीज़ ये उसको मदर से मिले। अच्छा जी, अब जो ज़फ़र साहब हैं, ज़फ़र को भी ईद उल अज़हा पे और ईद उल फ़ितर पे ईदी मिली है। अच्छा, ज़फ़र को जो है वो फादर से 450 मिले और मदर से उसको 315 रुपीज़ मिले। ये हमारे पास रियल नंबर्स आ गए। अब इन रियल नंबर्स को हमने किस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, जिस तरह ये लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ये हॉरिजेंटल वे से हैं। अब हम इनको एनक्लोज़ करेंगे इस एंट्री को किसके साथ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ईद उल फ़ितर के साथ। ईद उल फ़ितर पे जो पॉकेट मनी मिली है किसको, राशिद को, वो हम एनक्लोज़ कर रहे हैं एक मैट्रिक्स में। जी राशिद साहब, आपको क्या मनी मिली थी? तो यू कैन वॉच दैट कि राशिद को उसके फादर की तरफ से 375 रुपीज़ और मदर की तरफ से 415 रुपीज़ मिले थे। अब मैंने इनको एनक्लोज़ कर दिया है एक स्क्वायर ब्रैकेट में, तो दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड अ मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर राशिद को ईद उल फ़ितर पर ये मनी मिली है तो ईद उल अज़हा पे अब उसको क्या मिली है, उसको 615 फादर की तरफ से और उसको 515 ये मदर की तरफ से। तो देखिए, जो फादर की तरफ से उसको मनी मिली है 375 और 615 ये कॉलम में शो हो गई है और ये फर्स्ट कॉलम है इसका, और 415 और 515 जो उसको मदर की तरफ से मिली थी वो सेकंड कॉलम में प्रेजेंट हो गई। और दोनों की तरफ से मिलने वाली जो अमाउंट थी वो एक रॉ में आ गई है। तो इस तरह हमने राशिद को ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा पर मिलने वाली मनी को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। जान गए होंगे आप। इसी तरह अगर ज़फ़र की अमाउंट को भी हम शो करें तो ज़फ़र को ईद उल फ़ितर एंड ईद उल अज़हा, तो उस अमाउंट को भी हम अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो ये वो स्टाइल है जिसको आप अडॉप्ट करके क्या करते हैं, आप एक इंफॉर्मेशन को रॉज एंड कॉलम में एनक्लोज़ कर देते हैं। तो मिस्टर ज़फ़र साहब जो हैं, इनको जो अमाउंट मिली है वो है फादर की तरफ से इन्हें 450 रुपीज़ मिले और 315 मिले इनको ईद उल फ़ितर पर, और ईद उल अज़हा पर इनको अलग से अमाउंट मिली, फॉर एग्ज़ाम्पल 565 एंड 395। This is the way by which we can represent our data into rows and columns.
ये एक्सरसाइज ज़रूर आपको रोज़ एंड कॉलम्स के बारे में क्लियर कर देगी। अब चलिए सेकंड हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो अब इन पे अप्लाई करते हैं, इनका ऑर्डर क्या है जी बताइए ज़रा। जो राशिद को अमाउंट मिली थी उसमें कितनी रोज़ हैं, उसमें 2 रोज़ हैं, और कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 2/2, जो इसके नीचे लिखेंगे। ज़फ़र को मिली थी वो भी 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हमने शो कर दी, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, और जो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे जी। एक्सरसाइज में इसकी अडॉप्टेशन की तरफ आते हैं, और यहाँ मैं अब आपके सामने पीटीबी मैथ्स लेकर के आ रहा हूँ। इसमें एक्सरसाइज है 1.1। तो ऑल मैथ्स विल बी डिस्कस हेयर, स्पेशली कंजुल मदारिस जामियातुल मदीना में जो कंटेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो क्लियर करना मकसूद है। एक्सरसाइज इसमें हमारे पास 1.1 है, और ये अब यूँ समझिए कि ये इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। हमने डेफिनेशन भी देख ली, और डेफिनेशन के बाद हमने इसकी एक्सप्लेनेशन भी ले ली, और अब इसकी एप्लीकेशन इज़ गोइंग टू स्टार्ट। एक्सरसाइज है 1.1। तो मैट्रिक्स को शो कैसे करना है वो तो आपने जान लिया। यहाँ ये कहा जा रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। कुछ मैट्रिक्स हमें गिवन है और उनका ऑर्डर अब मैंने नहीं आपने बताना है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। भला ये तो बताइए कि रोज़ क्या थी और कॉलम क्या थे और ऑर्डर क्या था। तो यकीनन आप जानते हैं कि m/n जनरल फॉर्म जो है वो ऑर्डर को शो करती है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, और इसमें हमने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। पहली एग्जांपल आपके लिए लिख रहा हूँ। ए मैट्रिक्स है और इसके हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 3, -5 एंड 6। ये भी तो आपको याद होगा कि जो भी एंट्रीज़ होती हैं मैट्रिक्स की वो उसके एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह एक मैट्रिक्स आपके सामने लिखता हूँ सी मैट्रिक्स, और इसकी मेरे पास क्या एंट्रीज़ हैं 2 और 4। और रीड आउट कैसे करना है ये पहले से बता चुका हूँ कि ऑलवेज़ इनको रोज़ फॉर्म में रीड आउट करेंगे। 2, 3, कभी भी 2 - 5 नहीं पढ़ेंगे। 2, 3, -5, 6। सी की एंट्रीज़ चूँकि एक ही रो है तो 2, 4 आ जाएगा। इसी तरह मेरे पास एक डी मैट्रिक्स है, और डी मैट्रिक्स जो है उसकी एंट्री है 4, 0, 6, दैट इज़ अ डी मैट्रिक्स। और इसके बाद मेरे पास एक जी मैट्रिक्स है, ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट मैट्रिक्स आया, और ये अपने पास 3 रोज़ और 3 कॉलम्स रखता है। हमने क्या बताना है इनका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। वाज़े तौर पर इनकी एंट्रीज़ को लिखने के बाद अब हम इसमें जानेंगे कि इसमें m क्या है। तो बताइए इसमें m क्या है। 1, 2 रोज़ आ गई, और n क्या है इसका, वो भी 1 और 2 कॉलम आ गए। और m/n इसका क्या बना, m/n वो आ गया हमारे पास 2/2। क्लियर। सी मैट्रिक्स पे आ जाएं। इसकी रॉज कितनी हैं, तो इसकी m1, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके हुए 2, और इसका मेरे पास m/n अगर मैं फाइंड आउट करूं तो क्या आ जाएगा 1/2। अब तो आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट होता है। इसमें m देखिए कितनी रोज़ हैं, क्या 1 नहीं है, नो, ये तो कॉलम का इशारा हुआ। इस तरह देखिए हॉरिजेंटल वे से 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, वो ओनली 1 है। तो इसका ऑर्डर मेरे पास क्या बनेगा 3/1। क्या मैं 3/1 को 1/3 लिख सकता हूँ? नथिंग, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। ऑलवेज़ रोज़ पहले आएंगी और कॉलम बाद में आएंगे। यहाँ पे m क्या है हमारे पास, यहाँ पे m है 3, और n क्या है, वो भी 3, और इसका m/n जो हमारे पास बना वो क्या है, वो है दैट इज़ 3/3। तो ये इनके ऑर्डर्स हमने जो फाइंड आउट किए।
तो अब हम ये इसके राइट साइड पे लिखेंगे। ए मैट्रिक्स 2/2 का है, सी मैट्रिक्स 1/2 का है और डी मैट्रिक्स हमारे पास 3/1 का है। बिल्कुल ये इसके नीचे राइट साइड पे ब्रैकेट के नीचे, तो 3/3 ये हमारे पास एक जी मैट्रिक्स है। तो दिस वाज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स और ये क्वेश्चन नंबर 1 था और इसका सॉल्यूशन जो है वो आपने देखा कि वो कैसे कैलकुलेट होगा। अजीज़ तलबा, अब हम एक और टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ रेलिवेंट टू इंट्रोडक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, जो इंट्रोडक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स के मुताल्लिका है। और वो अब हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस, असल में ये एक नहीं होगा बल्कि ये 2 मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स साबित करेंगे। किस तरह से, इनकी कंडीशन क्या है, इसको देखते हैं। तो क्या ये इक्वल मैट्रिक्स यहाँ हमारी जो टाइटल लिस्ट है इसमें भी मौजूद है? तो डायरेक्टली मौजूद नहीं है, ये असल में टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स में ही आ जाता है और ये रेलेवेंट है हमारा एक्सरसाइज से, इसलिए इस टॉपिक को समझते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, जिस तरह इक्वल का लफ्ज़ आपने देखा, बराबर मतलब होता है इसका, तो किस तरह से 2 मैट्रिक्स ये बराबर होंगे, इनकी बराबरी की शर्त क्या होगी, इसको डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, ए और बी हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, आर सेट टू बी इक्वल, इन्हें उसी सूरत में इक्वल कहा जा सकेगा और इसको डिनोट किया जाएगा एंड डिनोटेड बाय, इसको ऑलवेज डिनोट करते हैं हम ए इक्वल बी से। इज सेट टू बी इक्वल एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल बी इफ एंड ओनली इफ, इसकी कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ। तो 2 कंडीशन इस पे अप्लाई करेंगे हम, 2 शराइत हैं, अगर वो पूरी हो जाएं तो 2 मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल कहलाएंगे, यानी ए इक्वल बी के। वो शर्तें कौन सी हैं? वेरी फर्स्ट उसमें ये है कि द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी, ऑर्डर ऑफ ए एंड बी शुड बी सेम। तो दोनों का ऑर्डर जो है वो एक जैसा होगा, तो जब 2 मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल कहलाएंगे। और सेकंड वन, दूसरी इसकी शर्त ये है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी सेम। तो जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो भी एक जैसी होनी चाहिए, शुड बी सेम या आर सेम। इसमें ऑर्डर्स ऑफ ए एंड बी शुड बी सेम या आर सेम होती हैं, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ शुड बी सेम और आर सेम हैं, तो कहा जा सकेगा कि ए और बी दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। इन जनरल हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल में मेरे पास एक एम मैट्रिक्स है और ये जो एम मैट्रिक्स है इसकी एंट्रीज़ हैं मेरे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल 3, 5, -6 एंड 4, ये इसकी एम मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं। और इसी तरह से मेरे पास इसकी एन मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं, वो हैं दैट इज़ 1 + 2, 0 + 5 और मोर देन -3 और 2 + 2। अब देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं।
तो m मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर मेरे पास m/n, इसका क्या बनेगा m/n, वो है 2/2। और इसी तरह n मैट्रिक्स इसका m/n मेरे पास क्या है, वो भी 2/2। तो इसकी एक कंडीशन तो साबित हुई कि दोनों की रॉज एंड कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब क्या इनकी एंट्रीज़ भी सेम है? देखिए ये 3 है और 1 + 2 कितना होता है, ये भी 3 जी। तो m जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/2 और जो n मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी हमारे पास 2/2 है। और अब इन दोनों की एंट्रीज़ को हम देख रहे थे, ये 3 है और ये 1 + 2 ये भी 3 होता है, ये 5 और 0 + 5 भी 5 ही होता है। और -6 है तो -3 और -3 मिलकर दोनों -6 हो जाएंगे। और इसी तरह ये 4 है तो ये 2 + 2 4। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि m जो है वो = n है। तो आप एग्जैक्टली समझ गए होंगे कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं तलबा। और ये इसकी इक्वल मैट्रिक्स की जो एप्लीकेशन है वो आगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में भी यूज़ होगी जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इससे मुतल्लिका कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाते हैं ताकि आपको एप्लीकेशन के बाद एग्जैक्टली इस टॉपिक को सॉल्व करना आ जाए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स के बाद ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और देन उसके बाद आपने अभी इक्वल मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं ये आपने अभी जाना। इसमें से क्वेश्चन मैं उठाता हूँ। एक्सरसाइज है मेरे पास 1.1 और इसमें तलबा किराम आपके लिए इन जनरल सीखने का ये है कि आप इस प्रोसेस को समझिए और बाद में जब इसकी फर्दर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में एप्लीकेशन आएगी तो फिर आपको ये इजी रहेगा वहाँ कैलकुलेट करना वैल्यूज़ को। इसमें मेरे पास एक A मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इसका टॉपिक है कि इसमें से हमने इक्वल मैट्रिक्स जो पेयर हैं, इक्वल मैट्रिसेस के जो पेयर हैं तो वो हमने यहाँ फाइंड आउट करने कि कौन कौन से। A मैट्रिक्स है मेरे पास, उसकी एक ही एंट्री है और वो है 3। एक मेरे पास C मैट्रिक्स है और C मैट्रिक्स जो है उसकी एंट्री है मेरे पास 5 - 2 गिवन में है। एक और पेयर उठाएं तो D मैट्रिक्स है। D मैट्रिक्स में इसके एलिमेंट्स हैं 5 3 और इसी तरह I मैट्रिक्स है एक और इसके एलिमेंट्स हैं 3 3 + 2। अच्छा ये मिक्सअप लिखे हुए हैं बुक में, लेकिन यहाँ मैं इनको एक सीरीज़ में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको इजी क्लियर हो जाए। G मैट्रिक्स है मेरे पास और ये G मैट्रिक्स जो है इसकी एंट्रीज़ हैं 3, क्या इसके 2 कॉलम हैं? ये आपसे अभी पूछते हैं जब आप इसको फर्दर किसी मैट्रिक्स के साथ जॉइंट करेंगे। अच्छा F मैट्रिक्स है मेरे पास, ये 2 और 6 एंट्री रखता है। फर्दर मोर और भी एग्जांपल्स इसमें मौजूद हैं, तो फ़िलहाल आप इसी को कैलकुलेट करें। चलें थोड़ा एक और अगर उठाएं तो J मेरे पास एक मैट्रिक्स है और J की एंट्रीज़ हैं 2 + 2 और 2 - 2 एंड 2 + 4 एंड 2 + 0। और इसी तरह से एक मेरे पास E मैट्रिक्स है और जो E मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज़ हैं 4 0 6 2। तो आप देखकर ही पहचान गए होंगे कि इनके ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास, वो है 1/1। इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास 1/2, नो 1/1। ये जो माइनस है ये ऑपरेशन का है, ये
अलग से एक कॉलम को शो नहीं करेगा, बल्कि ये बोथ एक ही एंट्री हैं। इसी तरह से इसका मेरे पास 1/2 ऑर्डर है, और क्या इनका भी 1/2 है कि 1/3 है? तो 1/2 ही है। ठीक है, इसका देखिए, देखने में तो ये 2 रॉस 2 कॉलम लग रहे हैं, लेकिन चूँकि ऑपरेशन साथ में आए हुए हैं लिहाजा इसका मीनिंग वही बनेगा जो इधर लिखा हुआ है। तो इसका मेरे पास 2/1 और इसका भी 2/1 ऑर्डर है, इसका 2/2 और इसका भी 2/2। अब तो ऑर्डर इन सब के सेम हो गए, और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ देखते हैं। ये 3 है, 5 - 2 तो वो भी 3 होता है, तो इसका मतलब एक इसके इक्वल हो गया सी के। D 5 3 है और ये 3 5 है। बताइए क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है? सेम है। क्या एंट्रीज सेम है? ये 5 है और ये 3, और ये 3 और ये 5। तो इसका मतलब ये एक दूसरे से मैच नहीं कर रही, यानी सेकंड कंडीशन इसकी जो है वो प्रूव नहीं हो रही। तो इसका मतलब D नॉट इक्वल टू I, D जो है वो I के इक्वल नहीं है। इसी तरह 3 - 1 3 + 3 2 और 6, तो ये G और F भी एक दूसरे से दोनों कंडीशंस पे मैच कर गए, तो G इक्वल F के हो गया। और यही हम अगर लास्ट पे GE पे डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो ये आपकी एप्लीकेशन हुई जो अभी हमने यहाँ वॉच की है। अज़ीज़ तलबा, इस तरह से आपने जाना कि दो मैट्रिक्स जो हैं वो कब एक दूसरे के इक्वल कहलाते हैं। अब एट द एंड एक क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूँ, और ये क्वेश्चन जो है वो बेस्ड अपॉन है इसी डेफिनेशन के, यानी इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बेस्ड अपॉन है। इसमें बताना मुझे क्या है कि ABCD की ABC एंड D ये इसमें वेरिएबल्स आ गए हुए हैं, तो इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वैल्यूज़ जो हैं वो इनकी हमें फाइंड आउट करनी है। पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, इन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो ABCD यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट आ रहे हैं। तो वेरिएबल वैल्यू कौन सी होती है ये फर्दर आगे हम पढ़ेंगे अलजेब्रा में इसको डिटेल के साथ। तो वो वैल्यूज़ जो अपनी फ़िक्स्ड अमाउंट नहीं रखती या क्वांटिटी नहीं रखती वो हमारे पास वेरिएबल वैल्यूज़ होती हैं। जैसा कि हमें नहीं पता कि A की वैल्यू क्या है, B की क्या है, C की क्या है और D की क्या है। और अगर नंबर्स हैं 1 2 3 4 तो वो क्लियर कट हैं कि 1 = 1 ही होता है, 2 = 2 ही थिंग्स होती हैं, 3 = 3 ही होता है, तो वो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। तो इसमें दो मैट्रिक्स हैं, उनके ऊपर इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए इन वेरिएबल्स को हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्या है हमारे पास A + C, फिर है A + 2B, देन है एनक्लोज्ड हुआ ये C - 1, सेकेंड रो आ गई और 4D - 6, देन इक्वल के साइन के साथ, यानी इसमें ऑलरेडी ये फाइनल हो चुका है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी इक्वालिटी इनकी ये गिवन है। बज़ाहिर देखने में ये गिवन नहीं लग रही, एट दी एंड देखते हैं कि ये क्या वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करके देते हैं दो मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इनसे लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। तो सिंध बोर्ड में एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ऑन लीनियर इक्वेशन ये टॉपिक चल रहा है, और यहाँ पे जो मेरे सामने टॉपिक है वो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अप्लाई करने का है। इससे हमें इक्वेशंस कुछ मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी एंट्री को मैं इक्वल लिख रहा हूँ किसके, जो राइट हैंड साइड है उसकी फ़र्स्ट एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली के साथ मिलाकर, तो A + C = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन मिली। इसी तरह से A + 2B इक्वल किसके आ गया -7 के, फिर C - 1 ये इक्वल किसके आया 3 के, और इसी तरह से 4D - 6 ये किसके इक्वल आया 2D के। तो ये मेरे पास जो
इक्वेशंस आ गई हैं, इसको नंबरिंग कर दें कि इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 जी। अब 3 इक्वेशन नंबर 3 में से अगर मैं वैल्यू निकालूं, सॉल्यूशन स्टार्ट है इसका। इक्वेशन नंबर 3 में से फर्स्ट वैल्यू मैंने निकाली फ्रॉम इक्वेशन 3 में से c - 1 = 3 के था, और यू नो दैट के जो वैल्यू इक्वल को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाती है वो अगर इधर माइनस का साइन रखती है तो उधर जाके वो ऐड हो जाती है। तो 3 + 1, तो c इक्वल यहाँ से क्या आ गया आपके पास 4। अब c = 4 को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँ, पुट c = 4 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में इसको मैंने पुट किया तो यहाँ पे आप इसको इक्वेशन भी पढ़ते हैं लेकिन लेटेस्ट प्रोनाउंसिएशन में इसको इक्वेशन पढ़ा जाता है। यहाँ पे आ गया a + c की प्लेस पे अब हम उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, a + 4 = 0 के आ गया, और a यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज़ इक्वल -4। तो दो जो वेरिएबल थे उनकी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली। अब फर्दर मोर a की वैल्यू अब मैं पुट करने लगा हूँ 2 में। तो जब मैंने पुट वैल्यू ऑफ a यानी a = -4 किस में पुट किया, इन इक्वेशन 2 में इसको पुट किया, तो a की प्लेस पे मेरे पास आया -4 + 2b = 7 के आ गया, और 2b ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, 2b = 11 आ गया, और b इक्वल मेरे पास 11/2, और ये कितना आया 2 × 5 = 10, 5.5। तो b की वैल्यू कैलकुलेट होकर ये आ गई। अब सिर्फ रह गया d, तो d किस में से कैलकुलेट होगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन। इसी तरह से इससे रेलेवेंट जो भी प्रॉब्लम्स होंगी यानी डिटेल्ड क्वेश्चंस होंगे जिन्हें अबारती सवालात कहा जाता है, तो वो भी इसी तरह से आप सॉल्व कर सकेंगे। तो 4d, अब ये 2d ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये 4 में से 2 निकले तो 2 बचे, 2d = 6 और d = 6/2, और दैट इज़ इक्वल टू 3। अजीज़ तलबा, हमने इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स यानी इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए अपनी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर ली। a मेरे पास निकल आया -4, b निकल आया मेरे पास 5.5, और c जो है वो दैट इज़ इक्वल 4 है, और d इज़ आल्सो 3। तो दिस इज़ द आंसर। तलबा किराम, अब तक हमने मैट्रिसेस के बारे में जो कुछ भी पढ़ा उसकी एक्सप्लेनेशन भी ले ली और उसको हमने अप्लाई भी कर लिया। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, और फिर हमने फर्दर मोर इक्वल मैट्रिक्स को पढ़ा और उसकी एप्लीकेशन भी आपने देखी। इन्हीं क्वेश्चंस को आप दोबारा ख़ुद से सॉल्व करेंगे तो आप में ज़्यादा परफेक्शन आएगी। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे।